नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो ना केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए आवश्यक हैं, बल्कि स्टेट पीसीएस के अलावा जितने भी अन्य एग्जाम हैं, जैसे रेलवे के हों, एसएसबी के एग्जाम हो, या फिर आपके टीचर्स के एग्जाम हो, किसी भी स्टेट की पुलिस एग्जाम हो, और जो भी उससे लिंक्ड कितने भी एग्जाम हैं जिनमें अगर आप करंट अफेयर पूछे जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको ये जो खास सेशन है अति आवश्यक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिसके मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं, इसे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। इसे अपने नियर वंस के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे वो भी इस फ्री एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें और अपने तर्क संगति को और इसके अलावा अपने फैक्ट को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझ सकें। ये केवल ना आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सहायक होगा, बल्कि देश दुनिया में क्या चल रहा होगा इसकी समझ को भी आपको विकसित करेगा और आपको उसमें नॉलेजेबल बनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, बाद में करेंगे उनका एनालिसिस। जैसा कि आप अभी जो देख पा रहे हैं, इसमें आपको सामने एक योजना के बारे में जिक्र किया गया है। इस योजना में सड़क या रेल दुर्घटना के घायलों को ऐसे लोग जो अस्पताल में पहुंचाते हैं, खासकर ऐसे समय पे जहां जब उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसको यूपी गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की बात की गई है। ये यूपी गुड सैमरिटन स्कीम के बारे में बात की। सैमरिटन मतलब जो अच्छे नागरिक बनने का जो काम करेंगे, उनको ये 2,000 रुपये नगद की बात की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी इससे मिलती जुलती एक योजना जारी की है। उसके बारे में आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स क्या हैं। आरटीएस या फिर एएसओ, जिसे आरटीएस.एस या जिसका व्यापारिक नाम मॉस्क्यूरिक्स है, को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह पहली और अब तक की एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जिसे छोटे अफ्रीकी बच्चों पर किए गए परीक्षणों में मलेरिया और उसके जानलेवा गंभीर मलेरिया को कम करने में क्षमता दिखाई गई है। तो भारत द्वारा इसको विकसित किया गया है और इस भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि WHO ने उसको मान्यता दे दी है कि मलेरिया के उन्मूलन के लिए आप इस दवा का यूज करिए। इंटरपोल ने साइबर अपराधियों से अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने में मदद करने के लिए लोगों को प्रमुख साइबर खतरों से अवगत कराने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। यह अभियान अब 4 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। ये 3 सप्ताह के अभियान मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इंटरपोल के बारे में। इसके अलावा जो अफ्रीका का देश है दक्षिणी सूडान, उसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के कुल 836 सैनिकों को दुनिया के सबसे युवा देश में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए और उनकी सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आपसे इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या फिर तमोर पिगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके अलावा हम बात करेंगे कैप्टिव माइंस या गैर कैप्टिव माइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने गुड सैमेरिटन यानी कि अच्छे नागरिक के लिए एक योजना शुरू की है। जैसे यूपी की योजना मैंने आपको बता दी है, तो ये योजना अब केंद्र सरकार ने भी शुरू की है और इस योजना को 15 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो हमने कल आपको बता दिया है कि जिम कॉर्बेट का नाम नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे, उसकी थोड़ी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं जिनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर का एनालिसिस। सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखते हैं जिसका यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से लिंक है। तो बात करेंगे मॉस्क्यूरिक्स, एक वैक्सीन या टीके के बारे में जिसको WHO का समर्थन मिल गया। ये मलेरिया का पहला टीका है, इसको ये बनने वाला पहला टीका है। अगर इसे आपसे स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे जब भी आएंगे, उससे लिंक टॉपिक होगा, तो इस क्वेश्चन आएगा कि इस मतलब इस टीके का नाम दिया रखेगा मॉस्क्यूरिक्स, ये किसके लिए है, इस टीके को आपको दिखाया गया है, इसकी डोज एक साथ दिखाई गई है। तो इसमें बात की जाए तो इसमें है क्या, तो मलेरिया के बारे में पहले अगर बात कर लेते हैं। तो मलेरिया इसमें जो वैक्सीन है वो क्या करेगी, पॉलिसीफेरम के खिलाफ काम करती है। यानी कि मलेरिया की जिम्मेदार कौन है, पॉलिसीफेरम। जो पॉलिसीफेरम है उसके खिलाफ ये काम करती है, जो विश्व स्तर पर सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीका में सबसे अधिक इसका प्रचलन है। तो पॉलिसीफेरम के अगेंस्ट ये वैक्सीन काम करेगी। ये 3 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा अपने बचपन के टीकाकरण कार्यक्रमों, बचपन के टीकाकरण मतलब जो वहाँ के बच्चे हैं उनको ये टीका लगाया जाता है जिससे उन्हें मलेरिया ना हो, उसमें 3 जो देश हैं वो घाना, केन्या और मलावी के माध्यम से पेश किया जाने वाला ये पहला मलेरिया टीका भी है। मलेरिया के बारे में बात करें
तो ये आप देखिए मादा मच्छर है, इसके द्वारा इसके काटने से मलेरिया फैलता है। तो इसमें क्या क्या है, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो कि परजीवी परजीवी मतलब जो दूसरों के खून चूस के अपने आप को जिंदा रखते हैं, दूसरों से भोजन लेके जिंदा रखते हैं, ये उनके कारण होती है, जो कि संक्रामित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। ध्यान रखना, जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, ये क्वेश्चन आता है मलेरिया किससे फैलता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगर दुनिया भर में अगर मलेरिया का बोझ देखा जाए तो मलेरिया अफ्रीका की सबसे अधिक स्थानिक बीमारी है। यहाँ की नाइजीरिया, कांगो, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर और बुर्किना फासो के साथ मिलकर वार्षिक मौतों का आधा हिस्सा यहाँ पर ही होता है। तो अगर इसको मैप में देखें तो अगर आपको ये देखिए, इधर ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पे भारत उपमहाद्वीप, तो यहाँ पे भारत में 4% केस मलेरिया के होते हैं। और जो बात की जा रही है वो देखिए कहाँ की है, मोजाम्बिक की, तंजानिया का, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कैमरून, घाना, बुर्किना फासो, माली, नाइजर और नाइजीरिया। ठीक है, तो इन देशों को आप वैसे याद रखिएगा कि अक्सर पूछा जाता है ये देश कहाँ पर स्थित है, इनकी लोकेशन भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो WHO के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक इस बीमारी को हर साल लगभग 4 लाख लोग से ज़्यादा लोगों की पूरे विश्व में जान चली जाती है। और जहाँ तक इसका प्रभाव होता है, जो 5 वर्ष से जो बच्चे कम हैं उनके कमजोर समूह पर ज़्यादा इनका प्रभाव होता है। वर्ष 2019 में अगर बात की जाए तो दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली सभी मौतों का 67% अर्थात 2,74,000 लोग जो मरे हैं वो 5 वर्ष से कम के बच्चे थे। वर्ष 2019 में भारत में 2020 में लगभग 2019 से 2020 के बीच में भारत में लगभग 2 करोड़ मामलों की तुलना में मलेरिया की अनुमानित लगभग 56 लाख मामले सामने आए हुए हैं। तो लगातार मलेरिया का प्रकोप भारत में कम होता जा रहा है। अगर देखें कि अभी हाल ही में मलेरिया को अभी तक कितने लोग देशों ने खत्म कर दिया है, तो वे देश जिन्होंने मलेरिया, तो कैसे पहले एक क्राइटेरिया होता है कि किन लोगों को बोला जाता है कि वो मलेरिया से या किसी रोग से मुक्त हो गए हैं। तो इसमें बात की जा रही है ऐसे देश जो कि मलेरिया के, जहाँ पर कम से कम लगातार 3 वर्षों तक कोई भी मामला अगर दर्ज नहीं किया जाता है, वे मलेरिया उन्मूलन के WHO का सर्टिफिकेट है उसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अगर आपके देश में लगातार कोई 3 सालों से कोई केस नहीं आता है तो उस केस मान लिया जाता है कि वो रोग वहां से खत्म हो गया है। तो पिछले अगर 20 वर्षों की बात की जाए तो 11 देशों को WHO के महानिदेशक द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये देश हैं संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, श्रीलंका, किर्गिस्तान, पराग्वे, उज्बेकिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर। जो तो अभी ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अभी हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, वो कौन सा देश है, अल सल्वाडोर। इस चीज को आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल पुलिस। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी, अगर इसका टॉपिक का लिंक देखें तो ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, एजेंसियां होती हैं, उनकी कैसी संरचना होती है उसके बारे में अगर कोई टॉपिक आएगा वहां से आएगा। देखते हैं, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो अफ्रीकी देश है वहां पर क्या, जो इंटरपोल है उन्होंने क्या किया है, वहां पर जो साइबर अटैक होते हैं, तो साइबर अटैक को रोकने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 सप्ताह का 4 से 22 अक्टूबर को 2021 तक क्या किया जा रहा है, वहां पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो साइबर खतरे तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है, दूरस्थ कार के बढ़े हुए स्तर और डिजिटल उपकरणों पर निर्भरता के अलावा अभियान रैंसमवेयर, ऑनलाइन घोटाले और फिशिंग तथा व्यावसायिक ईमेल समझौतों पर ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब इसमें ओवरऑल बात क्या है कि अब प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें मजबूरी है कि हम ऑनलाइन सारे काम करें, चाहे आपको कोई बैंकिंग काम करना हो, पढ़ाई की बात करनी हो, मेडिकल की बात करनी हो, तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ता है। अपने सारे अकाउंट हमें उसको सिक्योर, ATM वगैरह कहाँ रखने पड़ते हैं, ऑनलाइन है। तो ऐसे डिजिटल उपकरण हम लगातार यूज कर रहे हैं, आप तो वॉच भी हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता जा रहा है। तो ऐसे उपकरणों को साइबर खतरों से बचाने के लिए, और खासकर जो रैंसमवेयर जैसे जो मालवेयर आ रहे हैं उनको बचाने के लिए, ऑनलाइन घोटाले होते हैं उनको रोकने के लिए, या जो धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी हो रही है उन सबको बचाव के लिए अभियान कार्य करेगा। तो ये इसका उद्देश्य। तो आइए देखते हैं कि इंटरपोल है क्या। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसका हिंदी में बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं इंटरपोल या इंटरनेशनल पुलिस। इसके अंतर्गत क्या है, 194 जो सदस्य हैं वो उनके अंतर सरकारी जो संगठन है वो इसमें मिलकर कार्य करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय यूरोप में स्थित देश है फ्रांस, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। इसको 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में गठित किया गया था और वर्ष 1956 में इसने खुद को इंटरपोल कहना शुरू किया। अगर देखें भारत की स्थिति क्या थी इसके सहयोग करने में, तो वर्ष 1949 में ये इसके संगठन में शामिल हुआ और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से ये भी अब एक मेंबर है भारत। तो अगर देखें इंटरपोल में घोषित कुछ पुलिस के कौन से लक्ष्य होते हैं, कौन से कार्य किए जाते हैं वर्ल्ड स्तर पर पूरे, तो ये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए यहाँ पे लक्ष्य बनाए जाते हैं। दुनिया भर में जो देशों की सीमाएं हैं उनकी अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी सीमाएं बरकरार रखें उसके लिए बढ़ावा देता है।
जो कमजोर तबका है समुदाय उसकी सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। लोग और जितने व्यापारी हैं उनके लिए सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अवैध बाजारों पर अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और समर्थन करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ वैश्विक अखंडता और शांति स्थापित करने में सहायता देते हैं। तो इंटरपोल क्या करता है, कुछ अपने नोटिस निकालता है, तो वो नोटिस आप देख लीजिए क्या क्या होते हैं। अगर इंटरपोल ने लाल रंग का अगर नोटिस निकाला है, जिसे रेड नोटिस बोलते हैं, तो उसके क्या है, अगर किसी के खिलाफ अगर रेड नोटिस निकला है मतलब वो वांछित अपराधी है। अगर पीला निकला निकला है तो वो व्यक्ति लापता है। नीला अगर किसी के खिलाफ निकला है तो उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए होती है। काला निकला है तो अज्ञात कोई लाश मिली है, शनाख्त करने की जरूरत है उस लाश की या लोगों की। अगर हरा निकला है तो चेतावनी दी जाती है। नारंगी है तो बम की सूचना दी जाती है। अगर बैगनी नोटिस निकला है तो अपराधों का तरीका होता है, उसके बारे में इसमें चर्चा की जाती है। इसके कुछ नोटिस हैं। आइए बात करते हैं एक और यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल के बारे में, क्योंकि दक्षिणी सूडान में शांति स्थापित करने के लिए भारतीयों जो वहाँ पे इसके पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है उनको क्या सम्मानित किया गया है। ये भी टॉपिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, संस्थान, उनके मंच, उनकी संरचना कैसी है, उनके कार्यक्रम के बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे चीन एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकी जो कैप होती है वो नीले रंग की होती है। इससे इनकी पहचान होती है और किसी भी देश की टोपी रही नीले रंग का बैज इनको लगाया जाता है। तो अब बैकग्राउंड की बात करें तो दक्षिणी सूडान देश जो अफ्रीका का देश है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ लगभग 23 देशों के जो नागरिक हैं या फिर पुलिसकर्मी हैं और सैन्य कर्मी हैं, नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, वहां पर मानवीय सहायता को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और उनके जो मानवीय सहायता के द्वारा उस देश के अंदर अनुकूल परिस्थितियां हो निर्माण कर सकें, वहां पर पुनर्जीवित यानी लोग अच्छे से रह सकें, शांति समझौते हो सकें, उनका कार्यान्वयन अच्छे से चल सके, उनकी निगरानी करने के लिए उन्हें शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर है। साथ ही साथ ये वहां पर मानवाधिकारों की भी जांच करते हैं कि कहीं किसी के मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो इसी में बात करें, अगर हम किस देश की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं साउथ सूडान की। साउथ सूडान की अगर आप राजधानी देखें तो इसकी राजधानी है जूबा। इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ से वाइट जो रिवर है, वाइट नील, क्योंकि ब्लू नील वाइट नील दो निकलती है, तो यहाँ से वाइट नाइल निकलती है। तो ये है साउथ सूडान। तो इससे ये अफ्रीकी देश है। इस जगह अफ्रीका के जो हॉर्न देश हैं उनके पास ये लगा हुआ देश है साउथ सूडान। तो इसके आसपास कौन सा है, ऊपर सूडान है, इसके पूर्व में इथोपिया है, दक्षिण पश्चिम पूर्व में बात किया तो केन्या है, युगांडा है, दक्षिण पश्चिम बात किया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है। तो इसको आप भी याद रखिएगा। इसको मैंने आपको लोकेशन बताई, जिससे क्या हो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए सूडान की राजधानी क्या है तो जुबा वहाँ सोल्व कर सकें आप। इसके अलावा देखा पूछा जाए साउथ सूडान किस महाद्वीप के अंदर है तो उसको आप बता सकें कहाँ है, अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर है। तो देखते हैं कि जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स है उसका कैसे बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र जो शांति सैनिक होते हैं उसके अंतर्गत न केवल आर्मी वाले शामिल किए जाते हैं बल्कि पुलिस अधिकारी और जो सिविल कर्मी होते हैं उनको भी शामिल इसमें हो सकते हैं। जो शांति सैनिक होते हैं उनको अक्सर उनके हल्के नीले रंग की बेरी या हेलमेट के कारण ब्लू वेरेंट्स या ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ब्लू कलर का पहने इसलिए इनको ब्लू वेरेंट के नाम से भी या ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। ये करते क्या है, ये सदस्य राज्यों जो उनके मेंबर राज्य हैं जो पीस यूनाइटेड नेशन के, उनके जितने मेंबर जो देश हैं उनके अंदर स्वैच्छिक आधार पर शांति सेना के वहां पे योगदान दिया जाता है। हर देश उनको अपनी सेनाओं का योगदान देता है और अपनी क्षमता के अनुसार उनको वित्तीय आपूर्ति भी करता है। इन शांति अभियानों में के नागरिक जो होते हैं, जो सिविल कर्मचारी होते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का जो सचिवालय है उनके द्वारा इनको भर्ती भी किया जाता है। उनकी तैनाती भी संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय द्वारा ही की जाती है। तो इनको इंटरनेशनल सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है। तो इनके क्या सिद्धांत हैं, इनको किस रूप में इनको यहाँ पे बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पार्टियों की सहमति से बनते हैं, निष्पक्षता की ओर ध्यान देते हैं। इसके अलावा अगर आत्मरक्षा करना हो या फिर जनादेश की रक्षा, जो लोग हैं उनकी अगर रक्षा करना हो, उनको छोड़कर ये कभी बल प्रयोग नहीं करते हैं। बस दो स्थिति में बल प्रयोग कर सकते हैं, या फिर खुद को बचाना हो या फिर क्या हो कि जनादेश आया और उसको बचाने की बात की गई हो। आइए बात करते हैं भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में नवंबर 4 जो हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तमोर पिघला वन्यजीव अभयारण्य है, इसको मिलकर बनाया गया है। और ये आपको ये ध्यान रखना होगा, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो देश में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात निवास स्थल था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो वहां पर देखें यहाँ पे क्या है, बस्तर है, जासपुर है, सुरजर में बता दिया, बस्तर यहाँ पे इसलिए बता दिया मैंने। उसका बिल्कुल जो उत्तर पूर्व पश्चिमी किनारे यहाँ पे गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और उसी में इन्होंने बात क्या गई है, तामोर पिघला जो यहाँ है उन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या बना दिया है, उसको एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया है। तो ये बात करते हैं
ये जो नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है, ये मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य की उत्तरी भाग में स्थित है, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा अगर यहाँ पे 3 और जो टाइगर रिजर्व है तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में एक तो ये आ गया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पीला वन जीव अभ्यारण्य। तो हो सकता है आपसे ये ना पूछ के कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में मतलब कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, या छत्तीसगढ़ में क्या ये स्थित है। कोई 3 नाम 4 दे देगा, 3 उसमें होंगे, एक नहीं होगा। तो आपको एक तो मैंने बता दिया गुरु घासीदास वाला। इसके अलावा और जो अन्य वहाँ पे टाइगर रिजर्व है वो है उदंती सीता नदी। तो उदंती का सीता नदी की बात की जाए तो उदंती सीता नदी ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो मैंने यहाँ को सर्कल कर दिया है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा उदंती सीता नदी वहाँ का उस पर दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा है अचानक मार। तो अचानक मार ये यहाँ पर स्थित है, ये हो गया अचानक मार। और इसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है इंद्रावती रिजर्व के बारे में, तो एक इंद्रावती यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर छत्तीसगढ़ के लोकेशन देखें तो इसके पास कौन कौन से राज्य आते हैं, तो यहाँ पे झारखंड है, उसके उत्तर पूर्व में उड़ीसा है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र है, और ऊपर साइड में जाओगे तो मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के शायद ऊपर यहाँ पे थोड़ा आपको बिहार भी लगेगा, यूपी भी लगेगा, ये भी राज्य यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हम देखें कि जो क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, तो आइए हम इस बात की देखने की कोशिश करते हैं कि टाइगर रिजर्व बनाए कैसे जाते हैं, किस बेस पे। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए किस अधिनियम के द्वारा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसकी धारा है 38V1। इसके तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है पहले, फिर राज्य सरकार बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर, अर्थात जब ये NTC क्या करती है, अनुमोदन देती है, तो उसके आधार पर राज्य सरकार क्या करती है, इस प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर सकती है, तो उसके द्वारा इसको अधिसूचना दी जाती है। तो ध्यान रखना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको क्या करती है, पहले सिफारिश करती है, फिर राज्य सरकार उसको क्या कर देती है, उसको अधिसूचित कर देती है। आइए बात करते हैं कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में क्या अंतर होता है, इसके बारे में उससे इस समय क्यों चर्चा में ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैप्टिव माइंस क्या होती हैं। तो कैप्टिव माइंस या कैप्टिव खदानें वे खदानें होती हैं जिनका जो मालिकाना हक होता है वो किसी कंपनी के पास होता है। क्योंकि उनका मालिकाना हक किसी कंपनी के पास होता है, इसलिए उन खानों से जो भी कोयला उत्पादित किया जाता है या फिर जो भी खनिज निकाले जाते हैं, तो उनके ऊपर जो उनके उपयोग करने का अधिकार किसके पास होता है, उन मालिक कंपनियों के पास हो जाता है। उनका एक अनन्य अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि कैप्टिव माइंस क्या होती है, वो क्या होती है, कंपनियों का मालिकाना हक उनके ऊपर होता है। इस बस उसमें दिक्कत क्या होती है, जो कंपनी क्या करेंगे, उनसे जो कोयला खनिज निकालेंगे उनको बाहर नहीं बेच सकते आप, अपने लिए उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बिजली उत्पादन कंपनियों के पास कैप्टिव खदानें हुआ करती थी, ये बात इतिहास की है। अगर बात करते हैं गैर गैर कैप्टिव खदानें क्या होती हैं, तो गैर कैप्टिव जो खदानें माइंस होती हैं वे ऐसी खदानें होती हैं जिसमें जो खनिजों का उत्पादन होता है या कोयले का उपयोग करके उनके उपयोग के साथ साथ उसे बेचने के लिए भी किया जाता है। इसमें क्या होगा, गैर कैप्टिव मतलब उसका मालिकाना आपके पास हक नहीं है, आप निकालिए खुद को यूज करिए, उसके अलावा क्या करिए, आप बाहर बेच भी सकते हैं। तो अगर बात की जाए खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 अर्थात माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, इसके तहत केंद्र को किसी भी खदान को विशेष अंतिम उपयोग के लिए आरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। ये बंदी खदानें पहले थी, अब इन खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2021 में अब इनको भेद को हटा दिया गया है। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि अब कैप्टिव खदानें भी अपना स्टॉक बेच सकती हैं। तो आप सोचिए चर्चा में इसीलिए है क्योंकि कोयले की खदानें जो केवल अपने स्वयं के उपयोग के लिए कोयले का उपयोग करती थी, जिन्हें कैप्टिव माइंस के रूप में जाना जाता था, सिर्फ आप खुद ही यूज कर सकते, बाहर बेच नहीं सकते थे, अब भी अपने वार्षिक उत्पादन का 50% खुले बाजार में बेचने की अनुमति उनको दे दी गई है। मतलब अगर वो 100 क्विंटल वहाँ उत्पादन करती है तो 50 क्विंटल तक वो बेच सकती है। इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने इस संबंध में जो खनिज रियायत नियम 1960 है उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। इसलिए कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस क्या होती है, इनको ध्यान रखिए, उनका अंतर मिटा दिया गया है, तो हो सकता है आपसे ये इंपॉर्टेंट बन जाए। आइए बात करते हैं केंद्र सरकार की गुड सैमरिटन योजना के बारे में। जिसको मैंने ये दिखाने की कोशिश की है, आप बोलोगे आप कहाँ घोड़ा चलते हैं, मतलब मैंने समझाने की है। आप अगर आपने पुराने पढ़ते थे किताबों में, छोटे बचपन में पढ़े होंगे कहानियों में, या अभी भी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, मैंने देखा होगा कि कोई राजा या राहगीर जा रहा है, छोटे लोग या दूसरा इंसान आया, वैद्य आया, उसने उसको क्या क्या उपचार किया और वो मानवता के आधार किया जाता था। वही मानवता की बात को यहाँ पर बात की गई है। तो केंद्र सरकार ने गुड सैमरिटन के लिए योजना शुरू की है। ये योजना 15 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगी। तो इस योजना की अगर बात की जाए तो जो कोई भी जो गोल्डन आवर होते हैं, गोल्डन आवर वो क्या होते हैं, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो स्टार्टिंग के 20-30 से 1 घंटे तक के बीच में ऐसा टाइम होता है कि लोग अगर उनको सही से इलाज दे दिया जाए और उनको सही जगह हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है, और जो मृत्यु दर है वो कई परसेंट क्या 70-80% तक कम की जा सकती है।
तो हमारे देश में दिक्कत क्या है कि गोल्डन आवर में क्या होता है, या फिर तो हम लोगों को सही ट्रीटमेंट दे नहीं पाते हैं, या लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। और कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि क्यों पुलिस के पछड़े में पड़े, वहाँ पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, अगर कोई बात हुई, केस हुआ तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। इन सबको देखते हुए लोग हाँ क्या मूक दर्शक तो बने रहते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है, वीडियो बना लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उनकी हेल्प नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को उनके बारे में ट्रेंड भी नहीं किया गया है। आम पब्लिक को इतना ट्रेंड होना चाहिए, आप फर्स्ट एड दे सकें या फिर उनको कैसे पहुंचाना होगा। तो अब केंद्र सरकार क्या कह रही है, अगर गोल्डन आवर के समय अगर कोई सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को कोई इंसान अस्पताल ले जाता है और उसकी जान को बचा लेता है, तो उसको इनाम के रूप में 5,000 रुपए का नगद इनाम मिलेगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं उसकी मंशा यही है कि लोगों की जान को बचाया जा सके। इससे क्या होगा, ना केवल उसे नगद इनाम मिलेगा, बल्कि क्या होगी, उसको एक प्रशंसा के लिए प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इस तरीके से एक व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम 5 बार पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं आपको केवल 5 बचाने, लेकिन क्या है, वो 5 बार आपको अवार्ड मिल सकता है। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि सबसे अच्छे जो लोग होंगे, जो हर साल जो ऐसे काम करेंगे, तो उनको 10 राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। ये जितने लोगों ने पूरे साल लोगों को बचाया है, उनको सही समय पहुंचाया है, उन सबके रूप सबको मिलाकर उनमें से चुना जाएगा। उन 10 लोगों को प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए का भी पुरस्कार अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा यदि एक से अधिक गुड सैमरिटन एक से अधिक पीड़ितों के जीवन को बचाते हैं, तो पुरस्कार की राशि 5,000 रुपए प्रति पीड़ित जो बचाई गई है उसके आधार पर उनको दे दिया जाएगा, जो अधिकतम 5,000 रुपए प्रति गुड सैमरिटन के अधीन होगी। मतलब क्या होगा, अगर दो ने मिलकर दो को बचा लिया, तो 5,000 रुपए दो को दे दी जाएंगे। तो अच्छी योजना है। इसे ये तो हमारा दायित्व है कि हम लोगों की जान को बचाएं, और ये सरकार को चाहिए कि उनको आप परेशान ना करें, और बाकी अगर उन्होंने सही काम किया है तो आप उनको प्रोत्साहन दें। कई बार अक्सर मैंने देखा है कि अगर आप लोगों को प्रोत्साहन देते हैं तो अपने अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके लिए वो रुपए की जरूरत की लालसा भी उनको नहीं होती है। आइए बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक के बारे में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो हुआ क्या है कि अभी हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ये उत्तराखंड का एक जिला है नैनीताल, वहां पर स्थित, ध्यान रखना कि किस जिले में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इस पार्क में रामगंगा नदी द्वारा बनाई गई पाटली दून घाटी से भी यहाँ पे शामिल, ध्यान रखना। तो पाटली दून घाटी भी इससे लिंक है, और ये किस नदी पे, रामगंगा नदी द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर लुप्त प्राय जो बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क के रूप में इसको राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मिली। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन आए कि किसका नाम हेली नेशनल पार्क था। तो प्रेजेंट टाइम जो नाम है वो तो रामगंगा रख दिया प्रस्तावित है। तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। किस टाइम रखा गया, 1936 में, किसके लिए, जो बंगाल टाइगर थे उनकी रक्षा करने के लिए। इसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया, क्योंकि जो कॉर्बेट साहब थे उन्होंने क्या किया था, इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया। भारत के दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो उसका जो नाम चेंज हुआ है उसके हिसाब से बताइएगा। साथ ही साथ ये 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर पहल चलाई गई थी, उसके तहत ये आने वाला सबसे पहला क्षेत्र था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री इस टाइम जो है अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, उन्होंने कैबिनेट नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखने का प्रस्ताव रखा है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जिम कॉर्बेट का आगे प्रस्तावित नाम बताइए, तो रामगंगा नेशनल पार्क। अगर आप बोला जाए रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था, जिम कॉर्बेट, अगर वहाँ पे अगर हेली नेशनल पार्क दे रखा हो, इन दोनों में कोई एक दिया होगा तो उसको आप टिक लगाइएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे टाइगर मिलेंगे आपको, यहाँ सफारी लोग घूमने जाते हैं, भ्रमण करने जाते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ हाथी और हिरन भी कुछ हद तक पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये भारत में जो राज्य है उत्तराखंड, जो यूपी से काट कर बनाया गया था, तो हटाकर वहाँ से, तो उसमें स्थित है जिम कॉर्बेट पार्क, उसको मैंने बता दिया है। इसी के साथ आज जितने करंट अफेयर्स थे और उनका डिटेल एनालिसिस था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इसके पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, उसमें आपको ये सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिस डेट का चाहिए आपको, जब जब चाहिए आपको सारी आपकी सहायता की जाएगी, जिससे आप अपने ना केवल करंट अफेयर को मजबूत कर पाएँ, बल्कि अपनी समझ को और अपने कॉन्सेप्ट को भी और क्लियर कर पाएँ। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।